नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरीसर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है, जैसे हम लोग देखते हैं भारत के मानचित्र में, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत के दक्षिण में, यहाँ पर हम लोग क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार जो है इसके उत्तर में, यानी हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दोनों के मध्य में उसके समानांतर लगभग जो है हिमालय पर्वत के लगभग समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तृत मैदान है उसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है, इसका जो हम लोग देखते हैं कुल क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तथा हम लोग देखते हैं इसका पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। और तथा हम लोग देखते हैं इसका जो चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और इस चौड़ाई में जैसे हम लोग देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो क्रमशः इसका जो है उत्तर के विशाल मैदान का चौड़ाई में वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी पाई जाती है। पूर्व की ओर इसका चौड़ाई कम है तथा जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर आते हैं तो इसका चौड़ाई अधिक है। और इस मैदान का औसत गहराई है जैसे 1500 मीटर, और कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो गहराई है 1300 मीटर। और जैसे इसका सर्वाधिक गहराई जो है पंजाब हरियाणा का मैदान में पाया जाता है। यहाँ पर इसका गहराई है लगभग 8000 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः यहाँ पर जैसे हिमालय से निकलने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं तथा उनकी सहायक नदियाँ, और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इस कारण से उत्तर के विशाल मैदान को जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। और यह मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है। यहाँ पर जैसे देखते हैं कि उपजाऊ क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ पर सालों भर कृषि कार्य किया जाता है, यानी गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि होने के कारण इस क्षेत्र में जो है विश्व का सघनतम जनसंख्या निवास करता है। जैसे ये उत्तर का जो विशाल मैदान है भारत के लगभग 1/3 क्षेत्र से भी कम क्षेत्र में है, लेकिन भारत का कुल 40% जो जनसंख्या है इस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर के विशाल मैदान को अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार भी कहा जाता है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत की जितने भी कृषि क्रियाएं हैं इस क्षेत्र में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान को अब हम लोग देखते हैं, जैसे इसका जो विशेषता है, भौतिक विशेषता या स्वरूप के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं खादर। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है उसको कहते हैं बांगड़। और तीसरा है भाबर। तीसरा महत्वपूर्ण जो भाग है भाबर। और चौथा महत्वपूर्ण इसका जो भाग है इसको कहते हैं तराई। ठीक है, खादर, बांगड़, भाबर और तराई। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले जानना है डिटेल में कि खादर किसको कहते हैं, बांगड़ किसको कहते हैं, भाबर किसको कहते हैं और तराई किसको कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पहले देखते हैं खादर। ये जो खादर है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, खादर में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के नवीनतम निक्षेप को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों के द्वारा नए नए अवसादों का जमाव होता है, और इस कारण से यहाँ महीन पंख यानी महीन मिट्टी का जमाव होने के कारण यह मृदा सबसे उपजाऊ होती है। और इस कारण से यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे अधिक गहन कृषि की जाती है। और यह जो है हम लोग का उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, खादर में यहाँ पर एक विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष अवसादों का यहाँ पर क्या होता है? जमाव होता है। नदियों के द्वारा यहाँ पर नए नए जो महीन अवसाद हैं उसका यहाँ पर जमाव किया जाता है।
उसके बाद दूसरा है हम लोग का बांगड़। खादर के बाद है जैसे बांगड़। ये बांगड़ जो है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के पुरातन निक्षेप, यानी थोड़ा ये उच्च भूभाग होता है और इस कारण से यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ष नदियों के जल के द्वारा अवसादों का निक्षेपण नहीं हो पाता है, यानी जिस वर्ष अधिक वर्षा होती है, बाढ़ अधिक रहता है, उस वर्ष ही यहाँ पर अवसाद का जमाव होता है और इस कारण से यहाँ पर देखते हैं कि खादर की अपेक्षा यह मृदा कम उपजाऊ होता है। लेकिन ये जो बांगड़ है, बांगड़ मृदा भी हम लोग का क्या है, उपजाऊ होता है, लेकिन खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण है जैसे भाबर। भाबर जो होता है जैसे शिवालिक पहाड़ी के शिवालिक से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे हिमालय का ही जो बाह्य हिमालय है, दक्षिणी विस्तार है, उसको शिवालिक कहते हैं और ये शिवालिक क्षेत्र से कई नदियां निकलती हैं और ये नदियां छोटी छोटी होने के कारण जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर एवं अवसादों का निक्षेपण करती हैं और लगभग 8 से 16 किलोमीटर का जो चौड़ाई में विस्तृत जो मैदानी क्षेत्र होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं बजरी रेत एवं कंकड़ पत्थर का निक्षेप होता है, उसको कहते हैं भाबर। और भाबर क्षेत्र से होकर जब नदियां गुजरती हैं तो इसका पारगम्यता अधिक होने के कारण हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है और इस कारण से यहाँ पर देखते हैं जैसे बजरी और रेत का निक्षेपण होने के कारण यहाँ पर कृषि क्रियाकलाप नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण है हम लोग का तराई। तराई भी जैसे लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है, जहाँ पर जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनका वेग या गति कम होने के कारण, ढाल कम होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण होता है और इस कारण से 10 से 20 किलोमीटर के चौड़ाई एक दलदल क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं तराई। यानी तराई में हम लोग देखते हैं कि भाबर से निकलने वाली नदियां जो है जो विलुप्त हो जाती हैं, पुनः यहाँ आने पर फिर दिखाई देने लगती हैं और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जैसे मच्छर या फिर दलदल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लोगों का जो है बसाव नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं अच्छे से कृषि क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है। इसलिए यहाँ पर भी देखा जाता है कि घने वन या वनों का विस्तार होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बागवानी का काम होता है। तो ये है 4 महत्वपूर्ण जो विशेषता है उत्तर के विशाल मैदान का, इसको जो है 4 महत्वपूर्ण विशेषता में बांटते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है जैसे उत्तर के विशाल मैदान का जो है प्रादेशिक वर्गीकरण। ये हम लोग देखिए ये भौगोलिक वर्गीकरण था। अब हम लोग देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी जो अलग अलग क्षेत्र में जैसे अलग अलग क्षेत्र में उत्तर के विशाल के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इस आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को, यानी भारत का जो विशाल मैदान है उसको हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। पहला जैसे हम लोग का है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान यह भारत का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है राजस्थान, जैसे थार मरुस्थल के आसपास इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद है दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, यह भाग भी क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस उत्तर का विशाल मैदान का गहराई अधिक है। उसके बाद फिर है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अगला है नेक्स्ट चौथा में है जैसे मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद अगला है जैसे 5वां में है हम लोग का निम्न गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन, निम्न गंगा का मैदान। उसके बाद 6 में है नेक्स्ट हम लोग का ब्रह्मपुत्र का नया मैदान। ये ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होने वाला जो मैदान है उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस प्रकार से जो उत्तर के विशाल मैदान है उसको 6 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। 6 जो है प्रदेशों में बांटते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग को देखना है सबसे पहले जैसे जो उत्तर का विशाल मैदान है, डिटेल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जैसे राजस्थान है, थार मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लूनी नदी बहती है, माही नदी बहती है, तथा इस क्षेत्र में अरावली पर्वत स्थित है। जो अरावली पर्वत जो है जल विभाजक का काम करता है, और इस कारण से कुछ नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, और कुछ नदियाँ हम लोग देखते हैं पूर्व की ओर बहती हैं तथा गंगा नदी में मिलती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ यमुना जो है सिंधु नदी में मिलने के बाद अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान का मैदान है। इसका जो है कुल क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर मुख्यतः जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण हम लोग देखते हैं कि इस मैदान का जो है उपजाऊ क्षमता उतना अधिक नहीं है। और यहाँ पर मुख्यतः हम लोग देखते हैं जैसे जो है खारे झील का भी विस्तार पाया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे सांभर झील है, डिंडवाना झील है, कुचमान झील है। तो इस प्रकार से कई झील हैं जहाँ पर हम लोग का यहाँ पर जो है राजस्थान का मैदान को सिंचाई प्रदान करता है। या फिर हम लोग और भी देखते हैं जैसे राजस्थान का मैदान में मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होने के कारण वहाँ पर जैसे बालू का स्तूप का विस्तार पाया जाता है, तथा अर्धचंद्राकार जो बरखान है उसका भी यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और जो है तरंदर बालू का स्तूप, दो प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तथा कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं बरसात का जल का भी संचयन होता है, जिस कारण से प्लाया झील का भी निर्माण होता है, और यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं यहाँ पर कई नदियाँ भी बहती है। पश्चिम में जैसे रोही नदी बहती है, तो पूर्व में हम लोग देखते हैं घग्गर नदी बहती है। और इस प्रकार से ये जो नदियों के द्वारा भी यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है और सिंचाई का काम होता है। तो ये राजस्थान का मैदान है, मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है जैसे हम लोग का पंजाब हरियाणा का मैदान। ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, जैसे पंजाब और हरियाणा राज्यों में विस्तृत है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस मैदान का निर्माण मुख्यतः पंचनद के द्वारा हुआ है। पंचनद कहने का मतलब है जैसे 5 नदियाँ, जैसे पंचनद उससे कहते हैं जहाँ जैसे 5 नदियाँ बहती हैं। और ये पंजाब जो है हमारा पंजाब का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के पश्चात पश्चिमी भाग में स्थित जो पंजाब है वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया, और पूर्वी भाग में स्थित पंजाब हमारा क्या है भारत में स्थित रहा। और यह जो पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है, और इस कारण से यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत ही सघन कृषि की जाती है। तो पंजाब के मैदान का निर्माण मुख्यतः 5 नदियों के द्वारा हुआ है। तो ये जो 5 नदियाँ हैं जैसे सिंधु नदी नहीं है यहाँ पर, जैसे झेलम नदी है, उसके बाद चिनाब है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं। 5 नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से यहाँ पर पंजाब हरियाणा के मैदान का निर्माण हुआ है। और पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसको मुख्यतः हम लोग देखते हैं प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर या उसके विशेषताओं के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्यास और रावी नदी के बीच है उसको ब्यास और रावी नदी के बीच है उसको वादी दोआब कहते हैं। वादी दोआब ये है यहाँ पर जैसे ब्यास और ये नदी है, जैसे ब्यास और हम लोग का रावी नदी के बीच। ठीक है, दूसरा जो भाग है वादी दोआब का दूसरा भाग है उसको बिष्ट दोआब कहते हैं। ये ब्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। बिष्ट दोआब ये बिष्ट दोआब कहाँ पर कहते हैं, ब्यास और सतलज नदी का जो सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बिष्ट दोआब। उसके बाद जो जैसे मध्य भाग जो है यहाँ पर पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसका मध्य भाग है उसको कहते हैं मालवा का मैदान। ठीक है, उसको मालवा का मैदान कहते हैं, मालवा का मैदान। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण भाग है जो हम लोग का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग है जहाँ पर हम लोग का स्थित है उसको कहते हैं हरियाणा भिवानी दोआब। हरियाणा भिवानी
दोआब। तो इस प्रकार से उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसको पुनः हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटा जाता है। वादी दोआब, बिष्ट दोआब, मालवा का मैदान, हरियाणा भिवानी का मैदान या हरियाणा भिवानी दोआब कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है हम लोग का महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगला जो है जैसे ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान तीसरा क्या है हम लोग का? ऊपरी गंगा का मैदान है। यह क्षेत्र है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान भी बहुत ही उपजाऊ है और यह जो है रोहिलखंड से आगरा तक विस्तृत है। रोहिलखंड से आगरा तक इसका विस्तार पाया जाता है और यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं। जैसे ये जो है हम लोग का रोहिलखंड से आगरा तक, इसका विस्तार कहाँ तक है? रोहिलखंड से आगरा तक, और यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं। ठीक है, जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई नदियाँ बहती हैं और इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे यमुना नदी है जो गंगा के प्रमुख सहायक नदी है। जैसे ये यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। ये दाईं ओर से आकर गंगा नदी में इलाहाबाद यानी हम लोग देखते हैं प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है, यमुना नदी के बाद हम लोग देखते हैं घाघरा नदी है। घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी क्या है, जैसे उसके बाद फिर है जैसे हम लोग का रामगंगा नदी है। यमुना, घाघरा, रामगंगा। ठीक है, उसके बाद राप्ती नदी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। राप्ती नदी, तो ये कई महत्वपूर्ण नदियां हैं और इन नदियों में के द्वारा ये क्या होता है कि अवसादों का जो निक्षेपण होता है और यहाँ पर अवसादों के निक्षेपण से ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। यह भी उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है और इस कारण से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लहरदार जो रेत के टीले पाए जाते हैं, जैसे लहरदार रेत के टीले पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। लहरदार रेत के टीले पाए जाते हैं उसको कहते हैं भूड़। और इस प्रकार से यह मैदान क्या है? बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य गंगा का मैदान। अगला है हम लोग का मध्य गंगा का मैदान। ये जो क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य भाग से लेकर आगे मध्य एवं उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में पटना से मुजफ्फरपुर तक, पटना से कहाँ तक? मुजफ्फरपुर तक विस्तृत है। इसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। और इस मैदान में हम लोग देखते हैं यहाँ जैसे कई इस मैदान को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे वहाँ पर पाए जाने वाले महीन कणों के निक्षेपण के कारण उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी भाग में उसको धूस कहते हैं, तो पूर्वी मध्य भाग में इसको ताल कहते हैं, तथा जो पूर्वी भाग है वहाँ पर इसको चौर कहा जाता है। जैसे पश्चिमी भाग है यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? धूस कहा जाता है, धूस। तथा मध्य भाग में इसको जैसे जो है मध्य गंगा के मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है उसको यहाँ पर ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। और जो पूर्वी भाग है ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं चोर। ठीक है, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर महीन रेत पंख, महीन एवं जो है महीन पंख का यहाँ पर क्या होता है? निक्षेपण पाया जाता है, जिस कारण से इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान का विस्तार में हम लोग देख रहे हैं पूर्वी एवं मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पटना में स्थित जो है जैसे बिहार में स्थित पटना से मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है हम लोग का जो है निम्न गंगा का मैदान। इसको लोअर गंगा प्लेन भी कहा जाता है। यह गंगा का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, इसका जो विस्तार हम लोग देखते हैं पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, और पश्चिम बंगाल में हम लोग यहाँ पर दार्जिलिंग तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुल क्षेत्रफल है जैसे 80,997 वर्ग किलोमीटर। और जैसे इस मैदान का विस्तार हम लोग देखते हैं झारखंड में भी पाया जाता है। झारखंड में गंगा का जो मैदान का विस्तार मुख्यतः साहेबगंज में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? साहेबगंज में। और साहेबगंज में जैसे गंगा के मैदान का जो विस्तार है, निम्न गंगा के मैदान का विस्तार है लगभग 160 किलोमीटर चौड़ाई में पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर इसका चौड़ाई कितना है 160 किलोमीटर। और ये झारखंड का साहिबगंज जिला है जो राजमहल के पास स्थित है, वहाँ पर यह स्थित है और यहाँ पर ये मैदान पाया जाता है। इस मैदान में भी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है और इस कारण से यहाँ पर भी कृषि क्रियाकलाप अधिक होती है। ठीक है, अब अगला जो हम लोग का नेक्स्ट है ये जैसे ये क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनके नीचेपन से निर्मित होने वाले मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे अवसादों के नीचेपन के कारण यहाँ पर पटसन, जूट और चावल तथा कपास की खेती अधिक होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं चाय का भी खेती होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का वितरण अधिक होता है। और इस क्षेत्र में हम लोग ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस मैदान का जैसे हम लोग देखते हैं इसका लंबाई है 720 किलोमीटर। लंबाई कितना है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर तथा चौड़ाई है, इसका चौड़ाई है 80 किलोमीटर। ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है 80 किलोमीटर। और इस मैदान में भी हम लोग देखते हैं इसका कुल जो क्षेत्रफल है 56 लाख इसका जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल 56,750 वर्ग 56,750 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यह मैदानी क्षेत्र का विस्तार भी मुख्यतः अधिक ही है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप का विस्तार भी यहीं पर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाया जाता है और इसका विस्तार इसी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा विश्व के गिने जाने वाले जितने भी महान यानी विशाल मैदान हैं, उर्वर मैदान है, उपजाऊ मैदान है, उसमें इसका गिनती आता है, इसको गिना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको कई भौतिक भागों में बांटे और उसके बाद इसको कई प्रादेशिक वर्गों में भी वर्गीकरण किए। और यह जो है भारत का विशाल मैदान है, इसका जो है विस्तार से हम लोग समझ पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जैसे उत्तर के जो विशाल मैदान है, ठीक है, इसका प्रमुख विशेषता या उसका क्या महत्व है। ठीक, उत्तर के विशाल मैदान का जो महत्व है जैसे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो महत्व है सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इस मैदान का जो महत्व, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन। तो पहला महत्व है जैसे कि उपजाऊ अधिक होने के कारण, उपजाऊ क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। ठीक है, उपजाऊ क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, गहन कृषि किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है जैसे एक तिहाई क्षेत्रफल में विस्तृत होने के बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में इसका विस्तार पाया जाता है, 1/3 भाग में विस्तृत है, लेकिन क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, निवास करती है, ये दूसरा विशेषता है। ठीक है, अगला जो विशेषता है फिर हम लोग देखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान में जैसे हम लोग देखते हैं जो भी नदियां बहती हैं या प्रवाहित होती हैं वो सदावाहिनी नदियां हैं, सदावाहिनी नदियां उत्तर के विशाल मैदान में जो बहने वाली नदियां हैं सदावाहिनी नदियां हैं यानी एवरग्रीन रिवर हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सालों भर इन नदियों में जल प्राप्त होता है, जल पाया जाता है। जल जैसे हिमालय पर्वत के पिघलने के कारण जैसे इन नदियों को जल मिलता है। उसके अलावा भी देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो हम लोग देखते हैं इसका ढाल कम होने के कारण इन नदियों में जल अधिक होता है। अगला विशेषता हम लोग देखते हैं कि इस
इस मैदान का ढाल प्रवणता निम्न पाया जाता है, ढाल प्रवणता निम्न पाया जाता है, और जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिंचाई के लिए नहर निकाला जाता है या फिर अन्य सुविधा है, जैसे आवागमन का भी सुविधा होता है। अगला विशेषता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्र से, यहाँ से कई नदियाँ बहती है जिनका ढाल प्रवणता कम होने के कारण नौकागम्य होती हैं, नौकागम्य, यानी यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं, ये नदियाँ नौकागम्य होती हैं, अर्थात जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है, सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे हम लोग देखते हैं गंगा नदी में हुगली से इलाहाबाद तक तथा धुबरी से सदिया तक, ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होता है, जल परिवहन होता है। ठीक है, अगला विशेषता हम लोग देखते हैं, ये जो है उत्तर के विशाल मैदान का जो अगला विशेषता है, इसमें देखते हैं कि जैसे अगला विशेषता है, यहाँ पर अधिकांश नदियाँ जो हैं यहाँ बारहमासी होती हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होने के कारण अधिक लोगों को क्या करता है, जीविका प्रदान करता है। तो भारत के लिए यह क्या है, एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो मैदान का जो तलछटी या चट्टान है, उसमें खनिज पदार्थ का निक्षेप पाया जाता है। मैदान के तलछटी में खनिज एवं प्राकृतिक गैसों का निक्षेपण मिलता है। तो ये जो है उत्तर के विशाल मैदान का प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से यह भारत का जो क्या है, एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। और इसका जो है, इसको जानने के बाद हमको पता चलता है कि उत्तर का विशाल मैदान का जो है उर्वरा क्षमता क्या है, या फिर इसका विस्तार क्या है, या विश्व के मैदानों में इसका स्थान क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। आगे भी आपको इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।